हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट फ्रेम को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एनालिसिस ऑफ ट्रस के वीडियोस में और डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम के वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम ट्रस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्रसेस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट इज नोन एज परफेक्ट एंड अदर वन इज नोन एज इम्परफेक्ट ट्रस। ठीक है, जो ट्रस m इज इक्वल टू 2j माइनस r इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मैंने कहा था कि वो परफेक्ट ट्रस होते हैं, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते वो इम्परफेक्ट ट्रस कहलाते हैं। ठीक, मतलब m इज़ नॉट इक्वल टू 2j माइनस 3 हो। ठीक है, अब दो कंडीशन पॉसिबल हैं कि m इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस 3 हो या 2j माइनस r हो, और दूसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि m इज़ लेस देन 2j माइनस r हो। ठीक है, अब m इज़ लेस देन 2j माइनस r है तो वो ट्रस तो हम डिफिशिएंट ट्रस बोल देते हैं, और डिफिशिएंट ट्रस अनस्टेबल ट्रस होते हैं। ठीक है, तो उसे तो हमें एनालिसिस नहीं करना। अब m इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस r हो तो फिर उन ट्रस को हम रिडंडेंट ट्रस बोलते हैं, और उन ट्रस को बनाया जा सकता है, वो ओवर रिजिड ट्रस होते हैं, और उनका एनालिसिस किस तरह से किया जाता है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये रिडंडेंसी क्या चीज़ होती है। आप रिडंडेंट फ्रेम की बात कर रहे हैं, रिडंडेंट ट्रस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं रिडंडेंसी या इनडिटर्मिनेसी क्या चीज़ होती है उससे इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी। मैंने आपसे कहा कि ए फ्रेम इज सेट टू बी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट या रिडंडेंट व्हेन द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस और स्ट्रेस कंपोनेंट एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल। ठीक है, मतलब कि अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर अननोन की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो वो ट्रस या वो स्ट्रक्चर रिडंडेंट ट्रस कहलाएगा या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ अननोन मैंने कहा ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये दो रीज़न से ज़्यादा हो सकते हैं, और वो रीज़न कौन कौन से हैं कि एक तो जो सपोर्ट पे कंडीशंस हैं वो ज़्यादा हों, मतलब जो रिएक्शन कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि किसी भी फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाए। ठीक, जैसे आप इंटरनल, यहाँ पे मैंने लिखा ना कि इंटरनल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट और नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन और स्ट्रेस कंपोनेंट। ठीक है, स्ट्रेस कंपोनेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ मेंबर, वो मेंबर जिनके अंदर आप फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मैंने कहा ना कि m इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस r हो तो वो जो डिफरेंस है m माइनस 2j माइनस r का, वही एक्स्ट्रा मेंबर होते हैं उस रिडंडेंट फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो चलिए मुझे डेफिनेशन तो समझ में आई कि रिडंडेंसी की या इनडिटर्मिनेसी की डेफिनेशन क्या चीज़ होती है। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि दो रीज़न होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर टोटल रिडंडेंसी आने के, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि टोटल रिडंडेंसी या इनडिटर्मिनेसी। मैंने लिखा कि टोटल डिग्री ऑफ रिडंडेंसी या इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल रिडंडेंसी प्लस इंटरनल रिडंडेंसी। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल रिडंडेंसी है वो किसके बराबर होगा और इंटरनल रिडंडेंसी किसके बराबर होगा, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में फॉर्मूला लिख लिया कि टोटल रिडंडेंसी T इज इक्वल टू E प्लस आई। ठीक है, E एक्सटर्नल रिडंडेंसी है और I इंटरनल रिडंडेंसी है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल रिडंडेंसी का फॉर्मूला लिखा, क्या कि एक्सटर्नल रिडंडेंसी E इज इक्वल टू होता है R, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब ये कैपिटल R क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वेयर R इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल मतलब उस स्ट्रक्चर में कितने रिएक्शन कंपोनेंट हैं उसको रिप्रेजेंट करता है R। ठीक है, और स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल r के लिए लिखा मैंने कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन अवेलेबल, कि जितनी कंडीशन इक्वेशन अवेलेबल हैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली 3 होती हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर हिंज कहीं है स्ट्रक्चर में तो उसके कारण एक एक्स्ट्रा इक्वेशन होगी, और अगर लिंक लगी होती है तो उसके कारण 2 एडिशनल इक्वेशंस आपको मिल जाती हैं। ठीक, हिंज के कारण एक इक्वेशन मिलती है और लिंक के कारण 2 इक्वेशंस मिलती हैं।
तो उस हिसाब से आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, मैंने दूसरे वर्ड्स में भी लिखा, मैंने क्या लिखा कि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेम या स्ट्रक्चर, कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर या फ्रेम के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ ये रिएक्शन कंपोनेंट अवेलेबल, रिएक्शन कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं, उसके नंबर को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आर और आर में डिफरेंस होता है। मैंने देखो यहाँ पे अलग से लिख भी दिया है, नोट डाल के। क्या लिखा मैंने कि आर इज द एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट जितने स्ट्रक्चर में होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल आर। लेकिन स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो देखिए मैंने लिखा, एंड आर स्मॉल आर इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। और ये दोनों का जो डिफरेंस है वही एक्सटर्नल रिडंडेंसी कहलाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए जितने चाहिए वो उसको माइनस करना है टोटल आर में से। ठीक है, अब आगे चलते हैं और ये जो इंटरनल रिडंडेंसी है ये क्या चीज़ होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इंटरनल रिडंडेंसी आई इज इक्वल टू एम माइनस 2j माइनस आर। ठीक, अभी मैंने आपसे कहा था कि जितने मेंबर ज़्यादा हैं 2j माइनस आर से, वही इंटरनल रिडंडेंसी है। मतलब उतने ही मेंबर ज़्यादा हैं जिनके अंदर मैं स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। मैंने आपसे कहा था ना कि स्ट्रेस कंपोनेंट एक्सीडेड। ठीक है, मतलब वो मेंबर जो ज़्यादा हो 2j माइनस आर से। ठीक है, तो ये आई को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंटरनल रिडंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि m जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं उस फ्रेम के अंदर, और j जो है टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं उस फ्रेम के अंदर। ठीक, अब इस i की वैल्यू को और e की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो फिर जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ से माइनस आर और स्मॉल आर जो है ये माइनस स्मॉल आर है और वो प्लस स्मॉल आर है, तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए। तो फिर आपके पास जो बचेगा t इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल आर माइनस 2j। अरेंज कर लीजिए तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि I और वो फार्मूला एक जैसा दिखता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे m माइनस 2j माइनस स्मॉल आर है और वहाँ पे कैपिटल आर है। ये ध्यान रखना कि जब टोटल रिडंडेंसी की या टोटल इनडिटरमिनेसी की बात करते हैं तो वो कैपिटल आर आता है माइनस, और यहाँ पे माइनस स्मॉल आर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अब आगे चलते हैं और रिडंडेंट फ्रेम का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि कास्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी जो होती है उसके बेसिस पे हम किसी भी रिडंडेंट ट्रस का एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क क्या होता है इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, और फिर इस मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ एन इलास्टिक स्ट्रक्चर इज़ in a state of stable equilibrium under any forces whatsoever, then the work stored is smallest amount possible। समझ में? ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि कोई एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और अगर वो स्ट्रक्चर स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो फिर जो एनर्जी होगी उस स्ट्रक्चर के अंदर वो मिनिमाइज होने की कोशिश करेगी। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा देन द वर्क स्टोर्ड इज स्मॉलेस्ट अमाउंट पॉसिबल, मतलब जो वर्क होगा स्टोर होगा, जो वर्क स्टोर होगा उस स्ट्रक्चर के अंदर वो मिनिमम से मिनिमम होने की कोशिश करेगा। ठीक, और यही थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी है और इसे कास्टिग्लियानोस ने प्रेजेंट किया था। ठीक, अब इस मेथड को यूज़ कैसे करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो अगर कोई रिडंडेंट फ्रेम आपको गिवन है, ठीक है, और रिडंडेंट फ्रेम अगर गिवन होगा मतलब नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होंगे 2j माइनस आर से, तो हम बाय यूजिंग दिस कंडीशन हम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेंबर देख लेंगे कितने हैं। ठीक है, कितने मेंबर ज़्यादा हैं मुझे वो पता चल जाएगा। अब
उसके बाद क्या करोगे, तो फिर मैंने कहा टू यूज़ दिस मेथड द रिडंडेंट मेंबर आर रिप्लेस्ड बाय अननोन फोर्सेस T1 T2 T3, मतलब जितने मेंबर होंगे उतने फोर्स से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं अभी फिगर से आपको शो करके बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए। ठीक, एक्टिंग एट द जॉइंट्स कि जो मेंबर है रिडंडेंट मेंबर उसको हटा दीजिए और उस मेंबर की जगह उन दोनों जॉइंट्स पे फोर्स अप्लाई कर दीजिए। अगर एक मेंबर है ज़्यादा या एक मेंबर रिडंडेंट है तो एक T1 फोर्स लगा दीजिए। अगर दो मेंबर हैं तो एक मेंबर की जगह T1 लगा दीजिए और दूसरे मेंबर की जगह T2 लगा दीजिए। ठीक है, तीन होंगे तो T3 लगा देना। क्लियर। अब उसके बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, रिजल्टेंट फ्रेम मिलेगा, उसे हम बोलेंगे बेस या प्रिंसिपल और परफेक्ट सिस्टम बोलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने कहा द रिजल्टिंग डिटर्मिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज बेस और प्रिंसिपल और परफेक्ट सिस्टम। ठीक है, मतलब जो ट्रस आपको मिलेगा इन फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद वो जो सिस्टम होगा उसे हम बेस सिस्टम बोलेंगे। ठीक, अब हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी को ये जो फोर्सेस हैं इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। ठीक, और यही कास्टिग्लियानोस मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट है। ठीक, मैंने कहा कि डेल यू बाय डेल T1 करिए, डेल यू बाय डेल T2 करिए और इनको ज़ीरो से इक्वेट कर लीजिए, तो फिर आपको जो अननोन T1 T2 हैं वो फोर्स मिल जाते हैं। और ये T1 T2 फोर्स को कैलकुलेट करना ही रिडंडेंट मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी U आप कैलकुलेट करोगे वो क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी U जो है वो उसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ डेट इन द रिडंडेंट मेंबर्स। समझ में आया? मतलब उसके अंदर, इस U के अंदर वो स्ट्रेन एनर्जी भी इंक्लूड होती है जो उस रिडंडेंट मेंबर के अंदर होती है। ठीक, मतलब ये U जो है वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है उस सिस्टम की। समझ में आया? मतलब उसमें जो रिडंडेंट मेंबर हैं उनके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ट्रस के केस में मुझे पता है कि जो पॉइंट लोड है वो जॉइंट्स पे ही एक्ट करता है, और फिर अगर लोड सिर्फ जॉइंट पे ही एक्ट करता है तो फिर मेंबर के अंदर जो फोर्सेस इंड्यूस होते हैं वो सिर्फ एक्शियल फोर्सेस होते हैं, मतलब वो या तो टेंसाइल होंगे या कंप्रेसिव होंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक्शियल फोर्स के टर्म में जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो कितनी होती है, उसको मैंने लिखा कि स्ट्रेन एनर्जी इन एनी मेंबर कैरिंग एक्शियल फोर्स इज इक्वल टू P²L/2AE। ठीक, अब अगर पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी U होगी उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू समीशन ऑफ 1 to n P²L/2AE। ठीक, मतलब ये फॉर्मूला है। क्लियर। अब हमें पता है कि कास्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी से डेल U बाय डेल T इज इक्वल टू 0 होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो फिर अगर इस इक्वेशन को मैं T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, 2PL/2AE हो जाएगा और डेल P बाय डेल T हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि P डेल P बाय डेल T L/AE। L/AE कॉन्स्टेंट हमें, इसलिए उसको मैंने अलग से लिख दिया, और इक्वल टू 0। ठीक, मतलब अगर किसी फ्रेम के अंदर एक रिडंडेंट मेंबर होगा तो फिर उस रिडंडेंट मेंबर को हटा के उसकी जगह हम एक T फोर्स अप्लाई कर देंगे और फिर टोटल स्ट्रेन एनर्जी को उस T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे, तो फिर आपको T की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी अभी मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके T की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब अगर मान लीजिए 2 रिडंडेंट मेंबर हैं तो फिर क्या करोगे, तो फिर मैंने कहा कि उन दोनों मेंबर की जगह हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको मैंने T1 और T2 बोल दिया, और फिर टोटल स्ट्रेन एनर्जी को उन दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने कहा कि डेल U बाय डेल T1 और इसी तरह से डेल U बाय डेल T2, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को 0 से इक्वेट कर देना।
ठीक है, तो आपको T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब इस प्रोसीजर को मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा कि केस 1 और लिखा कि फ्रेम इज इंटरनली इनडिटर्मिनेट टू सिंगल डिग्री। ठीक, ये सिंगल डिग्री क्यों है वो भी आपको बताता हूँ। मुझे पता है कि इंटरनल रिडंडेंसी I इज इक्वल टू होता है m माइनस 2j माइनस r। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 8 माइनस जॉइंट 1 2 3 4 5, तो 2 5 और r, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन अवेलेबल जो होगी या इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल जो होगी वो कितनी होगी, 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक, मीन्स दिस ट्रस इज स्टैटिकली इंटरनली इनडिटर्मिनेट टू 1 डिग्री, मतलब इसके अंदर एक मेंबर एक्स्ट्रा है। तो फिर मैं बोल देता हूँ कि वो मेंबर BC है। तो फिर अब इस BC मेंबर को रिप्लेस कर दीजिए और इसकी जगह एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं और उसको बोल देते हैं T। ठीक है, तो देखिए अब इस मेंबर को मैंने हटा दिया, इस मेंबर को हटा दीजिए और इसकी जगह हम एक फोर्स लगा देते हैं। इस फोर्स को मैंने बोल दिया T। ठीक है, इस फोर्स को मैंने T बोल दिया। और अब ये जो ट्रस है, इस ट्रस को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज बेस ट्रस, मतलब अब ये परफेक्ट ट्रस हो गया। और परफेक्ट ट्रस का एनालिसिस हमें आता है, मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू हम परफेक्ट ट्रस का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब जब परफेक्ट ट्रस का एनालिसिस कर लोगे मतलब हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, P की वैल्यू किसके टर्म में होगी, वो W और T के टर्म में मिलेगी। क्लियर। अब इसको प्रोसीजर की हम बात करते हैं, तो अब किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको बताता हूँ। मैं प्रोसीजर को और डिस्कस करता हूँ और फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किन स्टेप्स में करोगे वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये इस फॉर्मूले के थ्रू I इज इक्वल टू m माइनस 2j माइनस r से नंबर ऑफ रिडंडेंट मेंबर कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके अंदर एक मेंबर रिडंडेंट है, 2 मेंबर रिडंडेंट है या 3 मेंबर रिडंडेंट है। और फिर उस रिडंडेंट मेंबर को हटा के आप एक फोर्स अप्लाई कर देना। ठीक, उसे T1 बोल देना, T2 बोल देना और T3 बोल देना। जितने मेंबर होंगे उतने फोर्स हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर बाय एनालिसिस ऑफ ट्रस, क्योंकि परफेक्ट हो जाएगा ट्रस, और परफेक्ट ट्रस हम मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन से एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिर एनालिसिस ऑफ ट्रस से हम P की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टेप 2 में आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम डेल P बाय डेल T कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जितने रिडंडेंट मेंबर होंगे उतने ही फोर्स होंगे, मतलब उतने ही बार हम डेल P बाय डेल T करेंगे। तो डेल P बाय डेल T1, डेल P बाय डेल T2, डेल P बाय डेल T3 जितने होंगे उतने बार करेंगे। ठीक, अब जब ये 3 स्टेप हो गए तो 4th स्टेप में फिर मैं इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करूँगा। किस क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे, P डेल P बाय डेल T और L अपॉन AE। इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेना हर मेंबर के लिए, और उसके बाद फिर सभी मेंबर के अंदर इस क्वांटिटी को ऐड कर देना। ठीक है, मतलब हर मेंबर के अंदर जो आई सबको ऐड कर देना, तो फिर आपको ये समीशन ऑफ ये क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसको 0 से इक्वेट कर देना। क्लियर। और जब 0 से इक्वेट करोगे तो आपको T की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, मतलब मुझे उस रिडंडेंट मेंबर के अंदर जो फोर्स होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब जब वो फोर्स पता चल गया तो फिर बाकी जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अपने को फोर्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ P, मतलब P कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फिर उस T की वैल्यू को पुट कर देना तो आपको हर मेंबर के अंदर फोर्स पता चल जाएगा। ठीक, और यही एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट ट्रस कहलाता है। क्लियर। अब इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे I इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 2 2 4 6 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए 11 माइनस
2 इंटू 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ जॉइंट हो गए 6 और जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो 3, तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। ठीक, मतलब दिस ट्रस इज स्टैटिकली इंटरनली इंडिटरमिनेट टू सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे दो मेंबर को हम चूज कर लेते हैं कि ये दो मेंबर जो है वो रिडंडेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं T1 और इसको T2 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो फोर्स हमने एज्यूम किए वो T1 और T2 फोर्स एज्यूम कर लिए। क्लियर, मतलब अब इस केस के लिए दो रिडंडेंट मेंबर थे, मतलब दो आपने फोर्स एज्यूम किए, मतलब यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी उसको आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, मतलब एक कॉलम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस केस के लिए तो आप इस फॉर्मूले से कर लोगे। ठीक है, एक बार ही डेल पी बाई डेल टी करना है, लेकिन इस केस के लिए आपको दो बार फॉर्मूले यूज़ करना पड़ेंगे, मतलब ये दो फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेंगे। एक कॉलम और बढ़ जाए, एक कॉलम में आप डेल पी बाई डेल टी 1 कर लेना और दूसरे कॉलम में डेल पी बाई डेल टी 2 कर लेना। ठीक है, और फिर जैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करोगे वैसे इसको करोगे। यहाँ पे T1 T2 दो वैल्यूज मिल जाएंगी और फिर इन T1 और T2 के बेसिस पे डिफरेंट मेंबर्स के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, रिडंडेंट फ्रेम का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा कि फाइंड द फोर्स इन द मेंबर AD ऑफ द फ्रेम लोडेड एज शोन इन फिगर। ये एक फ्रेम गिवन है, आपसे कहा है द मेंबर AD AB BC एंड CD हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A एंड द मेंबर DA DB एंड DC हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक, अब इस ट्रस के अंदर हमें एक मेंबर AD के अंदर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये फ्रेम परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, मतलब ये फ्रेम रिडंडेंट है कि नहीं। पहले तो हम इसको चेक करते हैं और उसके बाद अगर रिडंडेंट होगा तो फिर इस मेंबर के अंदर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मतलब हम सबसे पहले तो इस ट्रस की रिडंडेंसी चेक करते हैं कि कितने डिग्री का रिडंडेंट है। ठीक, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कास्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी के कंसेप्ट से हम जानते हैं कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी को अगर मैं फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ज़ीरो से इक्वेट कर दूं तो फिर मुझे वो फोर्स मिल जाता है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा कि डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 0 होता है बाय कास्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी से। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इस ट्रस के लिए रिडंडेंसी को चेक करते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि रिडंडेंसी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल रिडंडेंसी E इज इक्वल टू होती है R माइनस R। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट 3 है, 1 + 2 और अवेलेबल इक्वेशन भी 3, मतलब E इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मीन्स दिस फ्रेम इज स्टैटिकली एक्सटर्नली डिटर्मिनेट, मतलब एक्सटर्नली ये डिटर्मिनेट है। ठीक, लेकिन इंटरनली डिटर्मिनेट है कि नहीं हम इसकी बात और करते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था कि इंटरनल रिडंडेंसी I इज इक्वल टू होता है M माइनस 2J माइनस R। तो देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर हैं 3 + 3 6 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 माइनस 3 मीन्स ये हो गया 1। ठीक, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। क्लियर, मीन्स दिस ट्रस इज स्टैटिकली इंटरनली इंडिटर्मिनेट टू 1 डिग्री, मतलब ये फ्रेम 1 डिग्री का रिडंडेंट है। ठीक है, अब ये रिडंडेंट है तो फिर मैं इस मेंबर AD को रिडंडेंट मेंबर बोल देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसीलिए क्वेश्चन में भी आपसे AD मेंबर के अंदर फोर्स पूछा है। ठीक, अब तो हम इस मेंबर को रिप्लेस करके यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं और इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ T। ठीक है, मैंने कहा कि इस
मेंबर को रिप्लेस कर दीजिए इस फोर्स T से, ठीक है। अब दिस ट्रस इज ए परफेक्ट ट्रस, या इसे हम बोलते हैं ये बेस सिस्टम है, बेस सिस्टम या प्रिंसिपल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अब इस ट्रस का हम एनालिसिस कर लेंगे बाय मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P del P by del T और L अपॉन AE, ठीक है। तो अब मैंने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बना दी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट कॉलम के अंदर मेंबर लिख दिए, सेकंड कॉलम में लेंथ, थर्ड कॉलम में एरिया और फोर्थ कॉलम में P। जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे अभी एनालिसिस ऑफ ट्रस से, वो फोर्स लिखेंगे इस कॉलम के अंदर, और उसके बाद del P by del T करेंगे फिफ्थ कॉलम में, और फिर P del P by del T और L अपॉन AE, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और एरिया तो गिवन था तो मैंने एरिया लिख दिया हर मेंबर के लिए, लेकिन लेंथ हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस ट्रस के अंदर जो डिफरेंट मेंबर हैं उनकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये AB मेंबर AC मेंबर की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 3 मीटर और ये 1 मीटर, मतलब ये √10 हो गया, ठीक है। तो मैं AB के आगे लिख देता हूँ ये √10, और इसी तरह से AC के लिए भी लिख दिया मैंने √10, क्लियर। अब ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ cos 45 डिग्री इज इक्वल टू ये 1 और ये DC मिल जाएगा हमें, तो 1 अपॉन DC लिख देता हूँ, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू ये 1/√2 हो गया, मतलब DC इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, और जो DC होगा वही ये BD भी होगा, तो BD इज इक्वल टू भी √2 हो गया। तो मैंने BD और CD इनकी वैल्यूज लिख दी, ये √2 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और BC की वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी गिवन है, ये 2 मीटर है, तो ये तो 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है AD की, इसकी लेंथ और कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू जो होगा वो DE अपॉन ये √2 हो जाएगा, ठीक है। तो DE इज इक्वल टू हो गया 1/√2, मतलब ये 1 हो गया। तो DE अगर 1 हो गया मतलब AD इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 2 हो गया, ये 2, ये 1 है तो ये 2 हो गया, क्लियर। मतलब जो लेंथ है वो मैंने इस कॉलम में प्लेस कर दिया, क्लियर। अब आगे चलते हैं और डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये अभी एंगल जो है थीटा, इस एंगल को और मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये तो 45 गिवन है जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, लेकिन ये जो थीटा है इस थीटा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, ये टोटल एंगल है थीटा, ये ध्यान रखना ये टोटल एंगल थीटा है, ठीक है। तो फिर देखिए ये जो हाइट है वो कितनी है 3, और ये जो लेंथ है ये √10, और इसी तरह से cos थीटा लिख लीजिए, तो cos थीटा हो जाएगा 1/√10, ठीक है। ये 1 और ये जो डिस्टेंस है वो √10, ये आ गया। अब हम डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल मेंबर जो हैं वो हैं 5, ठीक है। 5 मेंबर हैं, मतलब 3 जॉइंट्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। टोटल मेंबर 6 थे, एक की जगह तो मैंने इसको हटा के इसकी जगह T लिख दिया, तो इस मेंबर के अंदर फोर्स तो T हो गया। आप चाहो तो पहले लिख दीजिए, ठीक है। अब बचे ये 5 मेंबर, और इन 5 मेंबर के अंदर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना। तो चलिए अब हमें यहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत है या नहीं, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं जॉइंट D का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूँ तो 2 मेंबर हैं, सॉल्व हो जाएगा। 2 अननोन मेंबर हैं, 2 मतलब वो मेंबर हैं जिनके अंदर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और 2 इक्वेशन अवेलेबल, मतलब ये इस जॉइंट से हम 2 मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे,
इसी तरह से जॉइंट ए पे जब आओगे तो यहाँ पे भी ये दो तो फोर्सेस गिवन है। अब ये दो मेंबर जो हैं ये अननोन मेंबर हैं, मतलब इनके अंदर भी हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दो अननोन, दो अवेलेबल इक्वेशन, ठीक, मतलब 4 फोर्स मिल जाएंगे। अब उसका जॉइंट बी पे आ जाना, और इस जॉइंट पे एक वर्टिकल रिएक्शन होगी क्योंकि रोलर सपोर्ट है, तो आप सिग्मा H = 0 अप्लाई करके ये जो एक फोर्स बचेगा उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब हम विदाउट कैलकुलेटिंग रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट फोर्सेस। हम रिएक्शन कैलकुलेट किए बिना भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, इसीलिए मैंने लिखा स्टेप 2 में फोर्सेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और सबसे पहले मैं बनाता हूँ जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट डी इज लाइक दिस। ठीक, इसको मैंने बोल दिया ये टी फोर्स है, और ये जो फोर्स हैं इनको मैंने बोल दिया एफ डी बी, एंड दिस इज एफ डी सी। ये जो एंगल हैं दिस इज 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, ये जॉइंट डी। क्लियर? बस ये ध्यान रखना कि आउटवर्ड फोर्सेस को हमेशा टेंसाइल एज्यूम करना, बाहर निकलते हुए एज्यूम करना, मतलब वो टेंसाइल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट डी इज इक्वल टू 0। जॉइंट डी पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन 0, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। सो प्लस एफ डी सी cos 45 डिग्री माइनस एफ डी बी cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से एफ डी सी इज इक्वल टू एफ डी बी आ गया। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मतलब प्लस टी, ये डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव मतलब माइनस एफ डी बी साइन 45 माइनस एफ डी सी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू, ये एफ डी सी और एफ डी बी एक बराबर है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2f डी सी साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45/√2 और ये 2, मतलब यहाँ से एफ डी सी इज इक्वल टू आ गया प्लस t/√2। ठीक है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन मीन्स एज एज्यूम्ड देयरफॉर टेंसाइल। यहाँ पे लिख देता हूँ एज एज्यूम्ड देयरफॉर टेंसाइल। ठीक है, तो फिर ये टी सी प्लस t/√2 है, मतलब यहाँ से एफ डी बी भी प्लस t/√2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एज एज्यूम देयरफॉर टेंसाइल। तो फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डी सी या सी डी ये लिख लेते हैं t/√2, ये प्लस, और इसी तरह से डी बी ये भी प्लस t/√2 आएगा। क्लियर? मतलब इस जॉइंट डी से हमने दो मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और ए पॉइंट का या ए जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ और करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए, फ्री हेडिंग डालिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए। ठीक है, चलो ये जॉइंट ए हो गया, और जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, आउटवर्ड फोर्सेस को टेंसाइल एज्यूम करिएगा। इस फोर्स को मैंने बोल दिया एफ ए बी, ये फोर्स टेंसाइल टी गिवन है। ठीक है, इसको मैंने टी बोल दिया, और ये फोर्स जो है दिस इज एफ ए सी। ठीक है, ये जो एंगल है इसको याद रखना, ये थीटा, दिस इज थीटा, और ये भी थीटा। ये जॉइंट है ए।
समझ में आया? दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए। बस यहाँ पे जितने फोर्सेस हैं सबको मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता हुआ बनाया है। आउटवर्ड डायरेक्शन बनाया मतलब सबको मैंने टेंसाइल एज्यूम किया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम दो इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, -10 माइनस FAB cos थीटा प्लस FAC cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ रिजॉल्व कर लीजिए, उसको वहाँ रिजॉल्व कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या कि FAC माइनस FAB इज इक्वल टू, ये हो गया +10 और cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। cos थीटा मतलब 1/√2, तो ये 1/√10, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, मतलब जॉइंट ए पे जब आपने हॉरिजॉन्टल इक्वेशन अप्लाई की, ये इक्वेशन अप्लाई की, तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। क्लियर? अब इसी जॉइंट पे हम एक इक्वेशन अप्लाई और कर लेते हैं, क्या, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, हम वो उसकी बात करते हैं। तो वर्टिकल के लिए क्या होगा, ये -t, और इसको भी रिजॉल्व करिए, -FAB साइन थीटा माइनस FAC साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये t डाउनवर्ड लग रहा था और ये दोनों फोर्सेस भी मैंने वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिए, तो ये आ गया। अब यहाँ से भी हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, FAC प्लस FAB, ठीक है, ये माइनस माइनस सब में से हटा दीजिए, इज इक्वल टू t, और ये माइनस है तो उधर जाके इधर प्लस हो गया, उधर जाके माइनस हो गया, और साइन थीटा से डिवाइड किया मतलब ऊपर √10 आएगा और नीचे 3 आएगा। इसको इक्वेशन मैंने 2 बोल दिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं उस इक्वेशन को यहीं लिख देता हूँ। तो ये क्या लिख सकते हैं, FAC माइनस FAB इज इक्वल टू 10√10। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया और यहाँ से लिख सकते हैं 2FAC इज इक्वल टू 10√10 माइनस t/3√10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से हम FAC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए FAC किस तरह से कैलकुलेट होगा हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ से आएगा FAC इज इक्वल टू √10 को कॉमन निकाल लीजिए, बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से बचा 10 माइनस t/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 माइनस t और √10 और इधर हो गया 6। क्लियर है यहाँ तक? अब इस AC की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको FAB मिल जाएगा। तो यहाँ से FAB इज इक्वल टू आएगा, FAC मतलब ये कितना है, 30 माइनस t/6 √10। ठीक है, और इसको वहाँ ले जाइए, तो -10√10। अब इसमें से √10 कॉमन निकाल लीजिए, तो फिर यहाँ आएगा 30 माइनस t/6 और ये -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो FAB इज इक्वल टू हुआ ये √10/6 और ये हो गया 30 माइनस t -60। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो FAB इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 10/6 और माइनस कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया t + 30। क्लियर? अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देता है। तो देखिए FAB की जगह में लिखता हूँ कि
√10/6 और ये आएगा t+30। ठीक है, और ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह फिर से ए सी की जगह भी लिख सकते हैं +√10/6 और ब्रैकेट के अंदर ये 30 - t होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सिर्फ एक फोर्स बचा है BC मेंबर के अंदर, तो इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट B बना लेते हैं। ठीक है, और इस जॉइंट से हम एक जो फोर्स बचा है BC, इसके अंदर फोर्स कैलकुलेट और कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट B। यहाँ पे भी सब फोर्सेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में बना दीजिए, मतलब टेंसाइल एज्यूम कर लीजिए। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट B। ये रोलर सपोर्ट है, मतलब एक रिएक्शन होगी। ये एंगल 45 डिग्री है, ये ध्यान रखना, और ये एंगल थीटा। इसको मैंने बोल दिया FBA, दिस इज FBD एंड दिस इज FBC। और आपको यही जो फोर्स है FBC यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ। क्या? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट B इज इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वेशन क्या आएगी, +FBC प्लस FBD cos 45 डिग्री प्लस FBA cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे BC चाहिए, तो FBC इज इक्वल टू BT की वैल्यू कितनी है, ये उधर गया, मतलब -t/√2 हो गया ये, और ये cos 45 ये 1/√2 हो गया। ठीक है, ये भी उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस, और FBA की वैल्यू ये माइनस है, और इधर भी ये माइनस के साथ में, तो इधर मैं लिखता हूँ -√10/6 और ब्रैकेट के अंदर जो था वो था t+30। ठीक है, इनटू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से 1/√10 इज इक्वल टू 0। तो ये √10 से √10 कैंसिल हो गया, ये माइनस से ये माइनस, मतलब ये प्लस हो गया। क्लियर? तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि FBC इज इक्वल टू, ये हुआ -t/2 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, t+30 t+30/6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने t+30/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि -3t + t +30। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कि 5। ठीक है, 30/6 तो 5 हो गया, और ये है -2/6 t। ये वैल्यू पॉजिटिव आई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ +5 - 1/3 t। ये 2/6 है, उसको मैं 1/3 लिख दिया। क्लियर? अब इस फिफ्थ कॉलम के अंदर हम ∂B/∂t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इधर इसको डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा -√10/6 -√10/6। इसी तरह से इसको करिए, तो ये भी -√10/6, ये -1/3, ये +1/√2, ये +1/√2, और ये +1। ठीक, मतलब
P को अगर हम T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, अब हम 6th कॉलम में P del P by del T और L अपॉन A, E तो सबके लिए कॉमन है, तो और इधर 0 से इक्वेट करना है, तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब 6th कॉलम में हर मेंबर के लिए P del P by del T L अपॉन A की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और फिर इन सब का समीशन कर लीजिए। और फिर जब मैंने समीशन किया तो विच इज़ इक्वल टू कितना है 4.404 T माइनस 1.67 अपॉन A। क्लियर। अब बाय कास्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी हम जानते हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू 0 होगा, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा और इसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो A है, A उधर चला गया। ठीक है, ये A जो है वो सबके नीचे ही ध्यान रखना। ठीक है, मैंने 1/A जो है वो बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो T इज इक्वल टू आया प्लस 0.379 किलोन्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये टेंसाइल फोर्स है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इनकी डायरेक्शन जो कंसीडर की थी वो आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर की थी, मतलब मैंने फोर्स टेंसाइल एज्यूम किया था और ये वैल्यू पॉजिटिव ही आई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एज एज्यूम देयरफॉर टेंसाइल। क्लियर। अब इस T की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो फिर हर मेंबर के अंदर जो फोर्स होगा वो भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। क्लियर। अब रिडंडेंट एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट ट्रस के सेकंड वीडियो में हम 1-2 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।